देश और दुनिया की सबसे मशहूर कहानियाँ हिंदी में रोशनी के संग। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हमारे शेरलॉक होम्स के चाहने वालों के लिए मैं रोशनी लेकर आई हूँ एडवेंचर ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स का हिंदी रूपांतर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरे दोस्त शेरलॉक होम्स की शानदार मेंटल क्वालिटीज को दिखाने वाले कुछ खास केस चुनते हुए मैंने जहां तक हो सका उन केस को चुनने की कोशिश की है जिनमें कम से कम सेंसेशनल बातें हों और साथ ही उनकी काबिलियत को भी पूरा मौका मिले। हालांकि बदकिस्मती से सेंसेशनल को क्रिमिनल से पूरी तरह अलग करना नामुमकिन है और एक हिस्ट्री लिखने वाला इस मुश्किल में पड़ जाता है कि उसे या तो उन डिटेल्स को छोड़ना होगा जो उसके बयान के लिए जरूरी हैं और इस तरह प्रॉब्लम का गलत इंप्रेशन देना होगा, या उसे ऐसी बातें इस्तेमाल करनी होंगी जो उसे किस्मत से मिली हों, ना कि पसंद से। इस छोटी सी भूमिका के साथ मैं उन घटनाओं के बारे में अपने नोट्स की ओर बढ़ूंगा जो एक अजीब हालांकि खास तौर पर भयानक सिलसिला साबित हुआ। अगस्त का एक बहुत गर्म दिन था। बेकर स्ट्रीट भट्टी जैसी थी और सड़क के उस पार घरों की पीली ईंटों पर सूरज की रोशनी की चमक आंखों को चुभ रही थी। यकीन करना मुश्किल था कि ये वही दीवारें थी जो सर्दियों के कोहरे में बहुत उदास दिखती थी। हमारे पर्दे आधे खुले हुए थे और होम्स सोफे पर लेटा हुआ था। सुबह की पोस्ट से मिला एक लेटर बार बार पढ़ रहा था। जहां तक मेरी बात है, भारत में मेरी सर्विस ने मुझे ठंड से ज्यादा गर्मी झेलने की ट्रेनिंग दी थी और 90 पर थर्मामीटर कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन सुबह का अखबार दिलचस्प नहीं था। पार्लियामेंट उठ चुकी थी, सब लोग शहर से बाहर थे और मुझे न्यू फॉरेस्ट के मैदानों या साउथ सी के कंकड़ पत्थरों की याद आ रही थी। खाली बैंक अकाउंट की वजह से मुझे अपनी छुट्टी टालनी पड़ी और जहां तक मेरे साथी की बात है, उसे ना तो देश और ना ही समुद्र में जरा भी दिलचस्पी थी। उसे 50 लाख लोगों के बीच में रहना पसंद था। उसकी सोच बहुत विस्तृत थी और वह हर छोटी मोटी अफवाह या अनसुलझे जुर्म के शक पर ध्यान देता था। उसकी कई खूबियों में कुदरत की कद्र करना कोई जगह नहीं रखता था और उसमें सिर्फ तब बदलाव आया जब उसने शहर के बुरे लोगों से अपना ध्यान हटाकर अपने गांव के भाई को ढूंढने की तरफ लगाया। यह देखकर कि होम्स बातचीत के लिए बहुत ज्यादा बिजी थे, मैंने खाली कागज एक तरफ फेंक दिया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर भूरे रंग के स्टडी रूम में बैठ गया। अचानक मेरे साथी की आवाज मेरे विचारों में आ गई। तुम सही कह रहे हो वॉटसन, उसने कहा। यह झगड़ा सुलझाने का सबसे अजीब तरीका लगता है, बहुत ही अजीब, मैंने कहा। और फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरी आत्मा के सबसे गहरे विचार को कैसे दोहरा दिया। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसे हैरानी से देखता रहा। ये क्या है होम्स, मैं चिल्लाया। ये तो मेरी कल्पना से भी परे है। मेरी उलझन पर वह दिल खोलकर हंसा। उसने कहा, तुम्हें याद है कुछ समय पहले जब मैंने तुम्हें पो के एक स्केच का वह हिस्सा पढ़कर सुनाया था जिसमें गहरी सोच वाला आदमी अपने साथी के अनकहे विचारों को फॉलो करता है, तो तुम उस मामले को लेखक का सिर्फ एक दिखावा मानने लगे थे। जब मैंने कहा कि मैं हमेशा वही काम करने की आदत में रहता हूं तो तुमने यकीन नहीं किया। अरे नहीं, शायद अपनी जबान से नहीं मेरे प्यारे वॉटसन, लेकिन अपनी भौहों से जरूर। इसलिए जब मैंने तुम्हें अपना पेपर नीचे फेंकते और किसी सोच में डूबते देखा तो मुझे पढ़ने का मौका पाकर बहुत खुशी हुई और आखिरकार मैं तुम्हारे दिमाग में घुस गया। इस बात का सबूत ये था कि मैं तुम्हारे साथ तालमेल बिठा पाया। लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। मैंने कहा, जो उदाहरण आपने मुझे पढ़कर सुनाया उसमें तर्क करने वाले ने उस आदमी के कामों से अपने नतीजे निकाले जिसे उसने देखा था। अगर मुझे ठीक से याद है तो वह पत्थरों के ढेर पर ठोकर खाकर गिरा था। उसने तारों को देखा वगैरह वगैरह। लेकिन मैं तो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा और मैं आपको क्या सुराग दे सकता हूं? तुम अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो। इंसान को ये खूबियां इसलिए दी गई हैं ताकि वह अपनी भावनाएं दिखा सके, और तुम्हारे लोग तो वफादार सेवक हैं। क्या आपका मतलब है कि आप मेरे चेहरे से मेरे विचारों को पढ़ लेते हैं? तुम्हारे चेहरे और खासकर तुम्हारी आंखों से। शायद तुम्हें खुद याद नहीं होगा कि तुम्हारी सोचों का यह तार कैसे शुरू हुआ था। नहीं, मुझे भी याद नहीं है। तो मैं तुम्हें बताता हूं। अपना पेपर नीचे फेंकने के बाद, जिससे मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ गया, तुम आधे मिनट तक खाली भाव से बैठे रहे।
फिर तुम्हारी नजर जर्नल गार्डन की नई फ्रेम की हुई तस्वीर पर टिक गई और तुम्हारे चेहरे के बदलाव से मुझे लगा कि तुम्हारे मन में ख्यालों की एक लाइन शुरू हो गई है, लेकिन ये ज्यादा दूर तक नहीं गई। फिर तुम्हारी नजरें हेनरी वॉर्ड बीचर की बिना फ्रेम वाली तस्वीर पर गईं, जो तुम्हारी किताबों के ऊपर लगी है। फिर तुमने दीवार की तरफ देखा और जाहिर है तुम्हारी सोच साफ थी। तुम सोच रहे थे कि अगर तस्वीर फ्रेम की हुई होती तो वह उस खाली जगह को ढक लेती और वहां गार्डन की तस्वीर से मेल खाती। तुमने मुझे बहुत अच्छे से फॉलो किया है, मैंने कहा। अब तक तो मैं शायद ही भटका हूं, लेकिन अब तुम्हारे विचार वापस बीचर पर चले गए और तुमने ध्यान से देखा, जैसे तुम उसके चेहरे के हाव भाव से उसके किरदार को देख रहे हो। फिर तुम्हारी आंखें सिकुड़ना बंद हो गईं, लेकिन तुम दूसरी तरफ देखते रहे और तुम्हारा चेहरा सोच में डूबा हुआ था। तुम बीचर के करियर की घटनाओं को याद कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम उस मिशन के बारे में क्या सोचते हो जो उसने सिविल वॉर के समय नॉर्थ की तरफ से किया था, क्योंकि मुझे याद है तुमने उस पर अपना गुस्सा जाहिर किया था, जिस तरह से हमारे ज्यादा अशांत लोगों ने उसका स्वागत किया था। तुम इस बारे में इतना गहराई से महसूस करते थे कि मुझे पता था कि तुम बीचर के बारे में सोचो और इस बारे में न सोचो, ये नहीं हो सकता। जब एक पल बाद मैंने तुम्हारी आंखों को तस्वीर से हटते देखा तो मुझे शक हुआ कि तुम्हारा मन अब सिविल वॉर की तरफ चला गया है। और जब मैंने देखा कि तुम्हारे होंठ सिकुड़ गए हैं, तुम्हारी आंखें चमक रही हैं और तुम्हारे हाथ भींचे हुए हैं, तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम सच में उस भयानक लड़ाई की दोनों तरफ की बहादुरी के बारे में सोच रहे होगे। लेकिन फिर तुम्हारा चेहरा और उदास भी हो गया। तुमने अपना सर हिलाया। तुम जिंदगी के दुख, डर और बेकार की बर्बादी के बारे में सोच रहे थे। तुम्हारे हाथ अपने पुराने जख्म की ओर बढ़े और तुम्हारे होंठों पर एक मुस्कान आ गई, जिससे मुझे पता चला कि इंटरनेशनल सवालों को सुलझाने के इस तरीके का मजाकिया पहलू तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गया था। इस बात पर मैं तुमसे सहमत था कि यह बेतुका था और यह जानकर खुशी हुई कि मेरे सारे अंदाजे सही थे। बिल्कुल, मैंने कहा। और जब आपने इसे समझाया है तो मैं मानता हूं कि मैं पहले की तरह ही हैरान हूं। ये तो बहुत सतही रूप से था मेरे प्यारे वॉटसन। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, अगर तुमने उस दिन थोड़ा शक ना दिखाया होता तो मैं इस पर तुम्हारा ध्यान नहीं खींचता। लेकिन मेरे हाथ में यहाँ एक छोटी सी समस्या है जिसका हल मेरे सोच समझकर लिखे गए छोटे से लेख से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। क्या तुमने अखबार में एक छोटा पैराग्राफ देखा है जिसमें क्रॉस स्ट्रीट क्राइडन के मिस सुसान कुशिंग को पोस्ट से भेजे गए एक पैकेट के खास कंटेंट का जिक्र है? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे, तो आपने इसे नजरअंदाज कर दिया होगा। चलो मैं बताता हूँ। ये रहा फाइनेंशियल कॉलम के नीचे। शायद आप इसे जोर से पढ़कर हम दोनों के लिए सुनाए। मैंने वो कागज उठाया जो उसने वापस मुझ पर फेंका था और बताया गया पैराग्राफ पढ़ा। उसका शीर्षक था एक भयानक पैकेट। क्रॉस स्ट्रीट क्राइडन में रहने वाली मिस सुजन कुशिंग एक अजीब तरह के प्रैक्टिकल मजाक का शिकार हो गई हैं, जब तक कि इस घटना का कोई और बुरा मतलब ना निकाला जाए। कल दोपहर 2 बजे पोस्टमैन ने भूरे कागज में लिपटा एक छोटा पैकेट उन्हें दिया। अंदर एक कार्डबोर्ड बॉक्स था जिसमें मोटा नमक भरा था। इसे खाली करने पर मिस कुशिंग 2 इंसानी कान देखकर डर गईं, जो शायद अभी अभी कटे हुए थे। बॉक्स पिछली सुबह बेलफास्ट से पार्सल पोस्ट से भेजा गया था। भेजने वाले का कोई पता नहीं और मामला और भी रहस्यमय है क्योंकि मिस कुशिंग, जो 50 साल की कुंवारी लड़की हैं, ने बहुत रिटायर्ड जिंदगी जी है और उनके इतने कम जान पहचान वाले या बात करने वाले हैं कि उनके लिए पोस्ट से कुछ भी मिलना एक बहुत ही रेयर बात है। हालांकि कुछ साल पहले जब वह पेंज में रहती थी तो उन्होंने अपने घर में 3 युवा मेडिकल स्टूडेंट्स को एक कमरा किराए पर दिया था, जिनसे उन्हें उनके शोर मचाने और अजीब आदतों की वजह से छुटकारा पाना पड़ा। पुलिस का मानना है कि ये गुस्सा शायद इन लड़कों ने मिस कुशिंग पर किया होगा, जो उनसे नाराज थे और उन्हें डायसेक्टिंग रूम के ये अवशेष भेजकर डराना चाहते थे। इस थ्योरी को कुछ हद तक इस बात से बल मिलता है कि इनमें से एक स्टूडेंट उत्तरी आयरलैंड से आया था और मिस कुशिंग की माने तो बेलफास्ट से। इस बीच मामले की एक्टिवली जांच की जा रही है। मिस्टर लेस्ट्रेड, जो हमारे सबसे स्मार्ट डिटेक्टिव ऑफिसरों में से एक हैं, इस केस के इंचार्ज हैं। डेली क्रॉनिकल के लिए बस इतना ही, होम्स ने पढ़ना खत्म करते हुए कहा। अब हमारे दोस्त लेस्ट्रेड के बारे में। आज सुबह मुझे उनका एक नोट मिला जिसमें उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है कि ये केस काफी हद तक आपकी लाइन का है। हमें इसे सुलझाने की पूरी उम्मीद है, लेकिन हमें कुछ भी काम करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। हमने बेशक बेलफास्ट पोस्ट ऑफिस को वायर किया है, लेकिन कुछ
उस दिन बहुत सारे पार्सल जमा किए गए थे और उनके पास इस खास पार्सल को पहचानने या भेजने वाले को याद रखने का कोई तरीका नहीं है। बॉक्स हनीड्यू तंबाकू का आधे पाउंड का बॉक्स है और इससे हमें किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती है। मेडिकल स्टूडेंट्स की थ्योरी मुझे अभी भी सबसे सही लगती है, लेकिन अगर आपके पास कुछ खाली समय है तो मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी होगी। मैं पूरे दिन या तो घर पर रहूंगा या पुलिस स्टेशन में। क्या कहते हो वॉटसन? क्या तुम गर्मी से ऊब कर अपने इतिहास के लिए केस की उम्मीद में मेरे साथ क्राइडन चल सकते हो? मैं कुछ करने के लिए तरस रहा था। तो फिर ये तुम्हें मिल जाएगा। हमारे बूट्स के लिए घंटी बजाओ और उनसे कहो कि कैब बुक कर ले। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा जब मैं अपना ड्रेसिंग गाउन बदल लूंगा और अपना सिगार केस भर लूंगा। जब हम ट्रेन में थे तो हल्की बारिश हुई और क्राइडन में शहर के मुकाबले गर्मी बहुत कम थी। होम्स ने तार भेजा था, इसलिए लेस्ट्रेड, जो हमेशा की तरह दुबला पतला फुर्तीला और फेरेज जैसा था, स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहा था। 5 मिनट पैदल चलने पर हम क्रॉस स्ट्रीट पहुंच गए जहां मिस कुशिंग रहती थी। ये 2 मंजिला ईंटों के घरों की एक बहुत लंबी गली थी, साफ सुथरे और सलीकेदार घर जिसमें सफेद पत्थर की सीढ़ियां थीं और दरवाजों पर एप्रन पहनी औरतों के छोटे छोटे ग्रुप गपशप कर रहे थे। आधे रास्ते में लेस्ट्रेड रुका और एक दरवाजे पर खटखटाया, जिसे एक छोटी नौकरानी ने खोला। मिस कुशिंग सामने वाले कमरे में बैठी थी जिसमें हमें ले जाया गया। वह एक शांत चेहरे वाली औरत थी जिनकी बड़ी कोमल आंखें थीं और भूरे बाल उनकी कनपटियों पर दोनों तरफ लहरा रहे थे। उनकी गोद में एक एंटीमेकैसर रखा हुआ था और उनके बगल में एक स्टूल पर रंगीन रेशम की टोकरी रखी थी। लेस्ट्रेड के अंदर आते ही उन्होंने कहा, वे डरावनी चीजें आउट हाउस में हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें यहाँ से ले जाएं। तो मैं ऐसा ही करूंगा मिस कुशिंग। मैंने उन्हें यहाँ तब तक रखा था जब तक मेरे दोस्त मिस्टर होम्स उन्हें आपके सामने देख नहीं लेते। मेरे सामने क्यों सर? अगर मान लीजिए उन्हें आपसे कोई सवाल पूछना हो तो? मुझसे सवाल पूछने का क्या फायदा जब मैं आपसे कहती हूं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल मैडम, होम्स ने अपने शांत करने वाले अंदाज में कहा। मुझे कोई शक नहीं है कि आप इस मामले को लेकर पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक सर, मैं एक शांत औरत हूँ, रिटायर्ड जिंदगी जीती हूँ। अखबारों में अपना नाम देखना और पुलिस को अपने घर में देखना मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं उन चीजों को यहाँ नहीं रखूंगी। मिस्टर लेस्ट्रेड, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको आउट हाउस में जाना होगा। ये घर के पीछे बने पतले बगीचे में एक छोटा सा शेड था। लेस्ट्रेड अंदर गया और एक पीले रंग का कार्डबोर्ड बॉक्स, भूरे रंग का एक कागज का एक टुकड़ा और कुछ धागा लेकर आया। रास्ते के किनारे पर एक बेंच थी, हम सब उस पर बैठ गए। जब होम्स ने एक एक करके उन चीजों को देखा जो लेस्ट्रेड ने उसे दी थी। ये डोरी बहुत दिलचस्प है, उसने कहा, इसे रोशनी में रखकर सूंघते हुए। लेस्ट्रेड, इस डोरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इस पर तारकोल लगाया गया है। बिल्कुल, ये तार वाली रस्सी का एक टुकड़ा है। आपने ये भी कहा होगा कि मिस कुशिंग ने कैंची से रस्सी काटी है, जैसे कि दोनों तरफ डबल फ्रे से देखा जा सकता है। लेस्ट्रेड ने कहा, मैं इस बात का महत्व नहीं देख पा रहा हूं। इसकी अहमियत इस बात में है कि गांठ को वैसे ही रहने दिया जाए, और ये गांठ एक अजीब तरह की है। ये बहुत अच्छे से बंधा हुआ है। मैंने इस बारे में पहले ही नोट बना लिया था, लेस्ट्रेड ने खुश होकर कहा। तो फिर डोरी की बात हो गई, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। अब बॉक्स रैपर की बात करते हैं। ब्राउन पेपर जिसमें कॉफी की एक खास महक है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है। पता कुछ बिखरे हुए अक्षरों में छपा है, मिस एस कुशिंग, क्रॉस स्ट्रीट, क्राइडन। ये चौड़े नुकीले पेन से शायद जे और बहुत ही घटिया स्याही से लिखा गया है। क्राइडन शब्द की स्पेलिंग शुरू में आई से होती थी, जिसे बदलकर वाई कर दिया गया है। पार्सल एक आदमी ने भेजा था। प्रिंटिंग साफ तौर पर मर्दाना है, कम पढ़ा लिखा और क्राइडन शहर में अनजान। अब तक तो सब ठीक है। बॉक्स एक पीला आधे पाउंड का हनीड्यू बॉक्स है, जिसमें नीचे बाएं कोने में 2 अंगूठों के निशान के अलावा कुछ खास नहीं है। ये खाल और दूसरे मोटे कमर्शियल कामों को बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाला क्वालिटी के रफ सॉल्ट से भरा है, और इसमें ये बहुत ही अनोखे एनक्लोजर लगे हुए हैं। बोलते बोलते उसने दोनों कान निकाल लिए और घुटनों पर एक तख्ती रखकर उन्हें ध्यान से देखा, जबकि लेस्ट्रेड और मैं उसके दोनों तरफ झुककर बारी बारी से इन भयानक निशानियों और अपने साथी के सोचते हुए उत्सुक चेहरे को देख रहे थे।
आखिर में उसने उन्हें एक बार फिर से डिब्बे में रख दिया और कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसने कहा, आपने देखा होगा कि कान एक जोड़ी के नहीं हैं। हाँ, मैंने ये देखा है। लेकिन अगर ये डाइसेक्टिंग रूम के कुछ स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल जोक होता तो उनके लिए 2 अजीब कान भेजना उतना ही आसान होता जितना एक जोड़ी। बिल्कुल, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल मजाक नहीं है। तुम्हें इस बात का यकीन है? ये सोच इसके बिल्कुल खिलाफ है। डाइसेक्टिंग रूम में लाशों में प्रिजर्वेटिव फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता है। इन कानों में इसका कोई निशान नहीं है, वे भी फ्रेश हैं। उन्हें किसी कुंद औजार से काटा गया है जो शायद ही किसी स्टूडेंट ने किया हो। फिर से कार्बोलिक या रेक्टिफाइड स्पिरिट ही वे प्रिजर्वेटिव होंगे जो मेडिकल दिमाग को सुझाएंगे, पक्का कच्चा नमक नहीं। मैं दोहराता हूं कि यहाँ कोई प्रैक्टिकल मजाक नहीं है, बल्कि हम गंभीर क्राइम की जांच कर रहे हैं। जब मैंने अपनी साथी की बातें सुनी और उसे सख्त गंभीरता से देखा जिसने उसके चेहरे को सख्त कर दिया था, तो मेरे अंदर एक अजीब सा रोमांच दौड़ गया। ये क्रूर शुरुआती सीन बैकग्राउंड में किसी अजीब और समझ से बाहर की परछाई जैसा लग रहा था, लेकिन लेस्ट्रेड ने ऐसे सिर हिलाया जैसे कोई आधा अधूरा यकीन करने वाला आदमी हो। उन्होंने कहा, मजाक वाली थ्योरी पर तो कुछ इतराज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी थ्योरी के खिलाफ ज्यादा मजबूत वजहें हैं। हम जानते हैं कि ये औरत पिछले 20 सालों से पेंच और यहाँ बहुत शांत और इज्जतदार जिंदगी जी रही है। इस दौरान वह मुश्किल से एक दिन भी अपने घर से बाहर रही है। तो फिर कोई क्रिमिनल उसे अपने गुनाह का सबूत क्यों भेजेगा, खासकर तब जब वह एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस ना हो। उसे इस मामले की उतनी ही समझ है जितनी हमें है। होम्स ने जवाब दिया, यही वे प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है, और मैं ये मानकर चलूंगा कि मेरी बात सही है और डबल मर्डर हुआ है। इनमें से एक कान औरत का है, छोटा बारीक बना हुआ, और उसमें बाली बनाने के लिए छेद भी किया गया है। दूसरा कान आदमी का है, धूप से झुलसा हुआ, रंग उड़ा हुआ, और उसमें भी बाली बनाने के लिए छेद किया गया है। ये दोनों लोग शायद मर चुके हैं, वरना हमें उनकी कहानी अब तक सुन लेनी चाहिए थी। आज शुक्रवार है, पैकेट गुरुवार सुबह पोस्ट किया गया था, तो ये दुखद घटना बुधवार या मंगलवार या उससे पहले हुई थी। अगर दोनों लोगों का मर्डर हुआ था तो उनके कातिल के अलावा और कौन मिस कुशिंग को अपने काम का निशान भेज सकता था? हमें मान सकते हैं कि पैकेट भेजने वाला वही आदमी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिस कुशिंग को ये पैकेट भेजने के पीछे उसके पास कोई मजबूत वजह जरूर होगी। तो फिर क्या वजह? ये उसे ये बताने के लिए रहा होगा कि काम हो गया है, या शायद उसे दुख पहुंचाने के लिए। लेकिन उस मामले में वह जानती है कि वह कौन है। क्या वह जानती है? मुझे शक है। अगर उसे पता होता तो वह पुलिस को क्यों बुलाती? हो सकता है वह कान बंद कर लेती और किसी को पता नहीं चलता। अगर वह क्रिमिनल को बचाना चाहती है तो वो यही करती, लेकिन अगर वह उसे बचाना नहीं चाहती तो वह उसका नाम बता देती। यहाँ एक उलझन है जिसे सुलझाने की जरूरत है। वह ऊंची तेज आवाज में बात कर रहा था, गार्डन की बाड़ के ऊपर खाली नजरों से देख रहा था, लेकिन अब वह तेजी से उठा और घर की तरफ चल दिया। उसने कहा, मुझे मिस कुशिंग से कुछ सवाल पूछने हैं। लेस्ट्रेड ने कहा, ऐसे में मैं तुम्हें यहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि मुझे एक और छोटा सा काम करना है। मेरे ख्याल से मुझे मिस कुशिंग से और कुछ नहीं पूछना है। तुम मुझे पुलिस स्टेशन में पाओगे। होम्स ने जवाब दिया, हम ट्रेन तक जाते समय देख लेंगे। एक पल बाद वह और मैं सामने वाले कमरे में वापस आ गए, जहां वह बेपरवाह महिला अभी भी चुपचाप अपना एंटी मिक्सर बना रही थी। जैसे ही हम अंदर आए, उसने उसे अपनी गोद में रख लिया और अपनी साफ खोजी नीली आंखों से हमें देखने लगी। उसने कहा, मुझे यकीन है सर कि ये मामला एक गलती है और ये पार्सल कभी भी मेरे लिए था ही नहीं। मैंने स्कॉटलैंड यार्ड के उस आदमी से कई बार कहा है, लेकिन वह बस मुझ पर हंसते हैं। जहां तक मुझे पता है, दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। तो कोई मेरे साथ ऐसी चाल क्यों चलेगा? होम्स ने उनके बगल में बैठते हुए कहा, मिस कुशिंग, मैं भी यही सोचता हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत मुमकिन है। वह रुका और जब मैंने चारों ओर देखा तो मुझे हैरानी हुई कि वह उस महिला की प्रोफाइल को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसके उत्सुक चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी और संतुष्टि दोनों साफ दिख रही थी। हालांकि जब उसने चुप्पी का कारण जानने के लिए चारों ओर देखा तो वह पहले की तरह ही शांत हो गया था। मैंने खुद उसके सपाट भूरे बालों, उसकी सजीली टोपी, उसके छोटे सोने के झुमके, उसके शांत चेहरे को ध्यान से देखा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया जिसने मेरे साथी को इतना खुश कर दिया था।
1 या 2 सवाल थे। ओ, मैं सवालों से थक चुकी हूँ, मिस कुशिंग ने बेसब्री से कहा। मुझे लगता है कि आपकी 2 बहनें हैं। आपको ये कैसे मालूम? अरे, जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मैंने देखा कि 3 महिलाओं की तस्वीरों का एक ग्रुप बना है, जिनमें से एक बेशक आप खुद हैं, जबकि बाकी आपसे इतनी मिलती-जुलती हैं कि उनके रिश्ते पर कोई शक कर ही नहीं सकता। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वे मेरी बहनें हैं, सारा और मैरी। और यहाँ मेरी कोनी के पास एक और पोर्ट्रेट है, जो लिवरपूल में लिया गया था। आपकी छोटी बहन का, एक ऐसे आदमी के साथ जो अपनी यूनिफॉर्म से स्टुअर्ड लगता है। मैंने देखा कि उस समय उसकी शादी नहीं हुई थी। आप बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा देखते हैं। यही मेरा काम है। ठीक है, सही कह रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी शादी मिस्टर ब्राउनर से हो गई। जब उसकी शादी हो गई तब वह साउथ अमेरिकन लाइन पर था, लेकिन वह अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसे लंबे समय तक अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। फिर उसने लिवरपूल और लंदन की नावों में काम ले लिया। ओह, द कॉन्करर? नहीं, मई दिवस पर, जब मैंने आखिरी बार सुना था। जिम एक बार मुझसे मिलने यहाँ आया था। ये वादा तोड़ने से पहले की बात है। लेकिन उसके बाद वह जब भी किनारे पर होता तो हमेशा शराब पीता था और थोड़ी सी शराब उसे पागल कर देती थी। आह, वह एक बुरा दिन था जब उसने फिर से ग्लास हाथ में लिया। पहले उसने मुझे अलग किया, फिर सारा से झगड़ा किया, और अब जब मैरी ने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है, तब हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये साफ था कि मिस कुशिंग एक ऐसे विषय पर आ गई थी जो उनके मन के बहुत करीब था। ज्यादातर लोग जो अकेले रहते हैं, उनकी तरह वह भी पहले शर्मीली थी, लेकिन आखिर में बहुत ज्यादा बातचीत करने लगी। उन्होंने हमें अपने जीजा जो स्टुअर्ट था के बारे में बहुत सारी बातें बताई, और फिर अपने पुराने किराएदारों मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने हमें उन अपराधों के बारे में, उनके नामों और उनके अस्पतालों के बारे में विस्तार से बताया। होम्स ने जब सब कुछ ध्यान से सुना और बीच बीच में कोई सवाल भी पूछते रहे। तुम्हारी दूसरी बहन सारा के बारे में? उसने पूछा। मुझे हैरानी है कि तुम दोनों कुंवारी हो, तो तुम दोनों घर क्यों नहीं संभालती? आह, तुम सारा का गुस्सा नहीं जानते, वरना तुम्हें इस पर ज्यादा शक नहीं होता। जब मैं क्राइडन आई थी तब मैंने ऐसा ही सोचा था, और हम करीब 2 महीने पहले एक साथ रहे, जब हमें अलग होना पड़ा। मैं अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहना चाहती, लेकिन वह हमेशा दखन देने वाली और खुश ना रहने वाली ऐसी ही है सारा। आप कह रही हैं कि उसने आपके लिवरपूल वाले रिश्तेदारों से झगड़ा किया? हाँ, और एक समय वो बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि वह सिर्फ उनके पास रहने के लिए वहां गई थी। और अब उसके पास जिम ब्राउनर के लिए एक भी शब्द नहीं है। पिछले 6 महीने जब वह यहाँ थी तो वह उसके शराब पीने और उसके तौर तरीकों के अलावा कुछ नहीं बोलती थी। मुझे शक है कि उसने उसे दखल देते हुए पकड़ लिया था और उसे अपने मन की बात बता दी थी, और बस यहीं से इसकी शुरुआत हुई। थैंक यू मिस कुशिंग, होम्स ने उठते हुए और झुकते हुए कहा। आपकी बहन सारा, मुझे लगता है आपने कहा था न्यू स्ट्रीट वॉलिंगटन में रहती है। गुड बाय। और मुझे बहुत अफसोस है कि आपको एक ऐसे केस में परेशान होना पड़ रहा है जिसे, जैसा कि आप कहती हैं, आपका कोई लेना देना नहीं है। जब हम बाहर निकले तो एक टैक्सी गुजर रही थी और होम्स ने उसे रोका। वॉलिंगटन कितनी दूर है? उसने पूछा। सिर्फ 1 मील के करीब सर। बहुत अच्छा, कूद जाओ वॉटसन, लोहा गर्म है, चोट तो मारनी ही होगी। मामला जितना आसान है उससे जुड़ी 1-2 बातें सीखने लायक हैं। बस जब तुम टेलीग्राफ ऑफिस के पास से गुजरो तो रुक जाना कैबी। होम्स ने एक छोटा सा तार भेजा और बाकी ड्राइव के लिए कैब में लेटे रहे, अपनी टोपी नाक पर झुकाकर ताकि धूप उनके चेहरे पर ना पड़े। हमारा ड्राइवर एक घर के पास जाकर रुका जो वैसा ही था जैसा हमने अभी अभी छोड़ा था। मेरे साथी ने उसे इंतजार करने को कहा। उसका हाथ नौकर पर था, तभी दरवाजा खुला और काले कपड़े पहने एक गंभीर नौजवान आदमी बहुत चमकदार टोपी पहने सीढ़ियों पर दिखाई दिया। होम्स ने पूछा, क्या मिस सारा कुशिंग घर पर हैं? उसने कहा, मिस सारा कुशिंग बहुत बीमार हैं। कल से उन्हें ब्रेन में बहुत गंभीर लक्षण हो रहे हैं। उनके मेडिकल एडवाइजर होने के तौर पर मैं किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत देने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं आपको 10 दिन में फिर से आने की सलाह दूंगा। उसने अपने ग्लव्स पहने, दरवाजा बंद किया और सड़क पर चला गया। होम्स ने खुशी से कहा, ठीक है, अगर हम नहीं मिल सकते तो नहीं मिल सकते। शायद वे तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, या बताती भी नहीं। मैं नहीं चाहता था कि वे मुझे कुछ भी बताए, मैं बस उसे देखना चाहता था।
लेकिन मुझे लगता है मुझे वह सब मिल गया जो मैं चाहता था। हमें किसी अच्छे होटल में ले चलो टैक्सी से, जहां हम लंच कर सकें और उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में अपने दोस्त लेस्ट्रेड से मिलेंगे। हमने साथ में अच्छा सा खाना खाया। इस दौरान होम्स ने वायलन के अलावा किसी और चीज के बारे में बात नहीं की और बड़ी खुशी से बताया कि कैसे उसने खुद का स्ट्राडिवेरियस खरीदा था, जिसकी कीमत कम से कम 500 गिनी थी, टोटनहैम कोर्ट रोड पर एक यहूदी ब्रोकर से 55 शिलिंग में। इससे वह पगानिनी के पास पहुंचा और हम 1 घंटे तक क्लैरेट की बोतल के साथ बैठे रहे, जब वह मुझे उस अनोखे आदमी के बारे में एक के बाद एक किस्से सुनाता रहा। दोपहर काफी हो चुकी थी और पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही तेज धूप हल्की हो गई थी। लेस्ट्रेड दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रहा था। उसने कहा, मिस्टर होम्स, आपके लिए एक टेलीग्राम। हाँ, यही जवाब है। उसने उसे फाड़ा, उस पर नजर डाली और उसे अपनी जेब में रख लिया। कोई बात नहीं, उसने कहा। क्या तुम्हें कुछ पता लगा? मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्या? लेस्ट्रेड ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम मजाक कर रहे हो? मैं अपनी जिंदगी में इतना सीरियस कभी हुआ ही नहीं। एक चौंकाने वाला क्राइम हुआ है और मुझे लगता है कि मैंने अब इसकी हर डिटेल बता दी है। और अपराधी? होम्स ने अपने एक विजिटिंग कार्ड के पीछे कुछ शब्द लिखे और उसे लेस्ट्रेड की तरफ फेंक दिया। बस, उसने कहा, तुम कल रात तक किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते और मैं ये भी चाहूंगा कि तुम इस केस के सिलसिले में मेरा नाम बिल्कुल नहीं लो, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं क्राइम से जुड़ना पसंद करता हूं जिनके सॉल्यूशन में कुछ मुश्किल हो। चलो वॉटसन। हम साथ में स्टेशन की तरफ चल दिए। लेस्ट्रेड अभी भी उस कार्ड को खुशी से घूर रहा था जो होम्स ने उसे फेंका था। ये केस, शर्लक होम्स ने कहा जब हम उस रात बेकर स्ट्रीट पर अपने कमरों में सिगार पीते हुए बातें कर रहे थे, ये केस जैसा कि स्टडी इन स्कारलेट और साइन ऑफ 4 जैसे केस में हमें कॉज टू इफेक्ट्स वाले तर्क की ओर जाना पड़ा, वैसा ही है। मैंने लेस्ट्रेड को लिखा है कि हमें वे डिटेल्स दे जो अभी चाहिए और जो उसे अपने आदमी को पकड़ने के बाद ही मिलेंगी, ताकि उस पर भरोसा किया जा सके कि वह ये काम करेगा, क्योंकि हालांकि उसमें बिल्कुल भी समझ नहीं है, लेकिन जब उसे समझ आ जाता है तो उसे क्या करना है वह बुलडॉग की तरह मजबूती से करता है। और सच में इसी मजबूती ने उसे स्कॉटलैंड यार्ड में टॉप पर पहुंचाया है। तो फिर आपका केस पूरा नहीं हुआ? मैंने पूछा। नहीं नहीं, काफी हद तक तो ये केस पूरा हो चुका है। हम जानते हैं कि इस घिनौने काम का लेखक कौन है। हालांकि पीड़ितों में से एक अभी भी हमसे बच निकला है। बेशक आपने अपने खुद के भी तो कुछ नतीजे निकाले होंगे। मुझे लगता है कि जिम ब्राउनर, जो लिवरपूल बोट का स्टुअर्ड है, वही आदमी है जिस पर आपको शक है। ओह, ये तो सिर्फ शक से कहीं ज्यादा है। और फिर भी मुझे बहुत धुंधले संकेतों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके उलट मेरे हिसाब से इससे ज्यादा साफ कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको मेन स्टेप्स बताता हूँ। आपको याद होगा हमने केस को बिल्कुल खाली दिमाग से देखा था, जो हमेशा एक फायदा होता है। हमने कोई थ्योरी नहीं बनाई थी। हम वहां बस देखने और अपने ऑब्जर्वेशन से नतीजा निकालने गए थे। हमने सबसे पहले क्या देखा? एक बहुत शांत और इज्जतदार महिला जो किसी भी राज से बिल्कुल अनजान लग रही थी, और एक पोर्ट्रेट जिससे मुझे ये पता चला कि उसकी 2 छोटी बहनें थी। मेरे दिमाग में तुरंत ये बात आई कि वह बॉक्स शायद इनमें से किसी के लिए था। मैंने इस आइडिया को एक तरफ रख दिया, क्योंकि इसे हम अपनी मर्जी से गलत साबित या कंफर्म कर सकते थे। फिर हम बगीचे में गए, जैसा कि आपको याद होगा, और हमने छोटे पीले बॉक्स में बहुत ही अनोखी चीजें देखी। डोरी वैसी ही थी जैसी जहाज पर पाल बनाने वाले इस्तेमाल करते हैं, और हमारी जांच में तुरंत समुद्र की महक महसूस हुई जब मैंने देखा कि गांठ नाविकों में पॉपुलर है कि पार्सल एक पोर्ट पर पोस्ट किया गया था और मर्द के कान में बाली बनवाई गई थी, जो नाविकों में जमीन पर रहने वालों के मुकाबले ज्यादा आम है। तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस हादसे के सभी किरदार हमारे समुद्री क्लास के ही होंगे। जब मैं पैकेट का पता देखने आया तो मैंने देखा कि वह मिस एस कुशिंग का था। अब सबसे बड़ी बहन तो मिस कुशिंग ही होंगी, और हालांकि उनका पहला नाम एस था, लेकिन ये किसी और का भी हो सकता है। उस मामले में हमें अपनी जांच पूरी तरह से नए सिरे से शुरू करनी होगी। इसलिए मैं इस बात को साफ करने के इरादे से घर के अंदर गया। मैं मिस कुशिंग को यकीन दिलाने ही वाला था कि मुझे यकीन है कि कोई गलती हुई है। तभी आपको याद होगा कि मैं अचानक रुक गया। सच तो ये था कि मैंने अभी कुछ ऐसा देखा था जिसे मैं देखकर हैरान रह गया था,
और साथ ही हमारी जांच का दायरा बहुत कम हो गया था। एक मेडिकल आदमी होने के नाते वॉटसन, तुम जानते हो कि शरीर का कोई भी हिस्सा इतना अलग नहीं होता जितना इंसान का कान। हर कान आमतौर पर काफी अलग होता है और एक दूसरे से अलग होता है। पिछले साल के एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल में तुम्हें इस विषय पर मेरी लिखी 2 छोटी मोनोग्राफ मिलेंगी। इसलिए मैंने बॉक्स में रखे कानों को एक एक्सपर्ट की नजर से देखा था और उनकी शारीरिक खासियतों को ध्यान से नोट किया था। सोचो, मुझे कितनी हैरानी हुई होगी जब मिस कुशिंग को देखने पर मुझे लगा कि उनका कान बिल्कुल उस औरत के कान जैसा है जिसे मैंने अभी अभी देखा था। ये पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं था। पिन्ना का आकार वैसा ही छोटा था, ऊपरी लोब का घुमाव वैसा ही था, अंदर के कार्टिलेज का घुमाव भी वैसा ही था। कुल मिलाकर ये वही कान था। बेशक मुझे तुरंत इस बात की बहुत ज्यादा अहमियत समझ में आ गई। वह साफ था कि विक्टिम खून का रिश्ता था और शायद बहुत करीबी। मैंने उससे उसके परिवार के बारे में बात करना शुरू किया और आपको याद होगा कि उसने तुरंत हमें बहुत कुछ जरूरी बातें बताई। सबसे पहले कि उसकी बहन का नाम सारा था और उसका पता हाल तक वही था। इसलिए ये बिल्कुल साफ था कि गलती कैसे हुई थी और पैकेट किसके लिए था। फिर हमने इस स्टुअर्ट के बारे में सुना जो तीसरी बहन से शादीशुदा था और पता चला कि वह एक समय में सारा के इतने करीब था कि वह ब्राउन्स के पास रहने के लिए लिवरपूल तक चली गई थी। लेकिन बाद में एक झगड़े ने उनके बीच फूट डाल दी। इस झगड़े ने कुछ महीनों के लिए सारी बातचीत बंद कर दी थी। इसलिए अगर ब्राउनर को मिस सारा को कोई पैकेट एड्रेस करना होता तो वह जरूर उनके पुराने पते पर लिखता। और अब मामला बहुत अच्छे से सुलझने लगा था। हमें इस स्टुअर्ट के बारे में पता चला था जो एक जल्दबाज आदमी था जिसके अंदर बहुत ज्यादा जुनून था। आपको याद होगा कि उसने अपनी पत्नी के पास रहने के लिए एक बहुत अच्छी बर्थ छोड़ दी थी और कभी कभी उसे बहुत ज्यादा शराब पीने का भी मन करता था। हमारे पास ये मानने का कारण था कि उसकी पत्नी का मर्डर हुआ था और उसी समय एक आदमी, शायद एक नाविक का भी मर्डर हुआ था। जलन जाहिर है तुरंत ही जुर्म का मकसद लगती है और इस काम के ये सबूत मिस सारा कुशिंग को क्यों भेजे जाने चाहिए? शायद इसलिए क्योंकि लिवरपूल में रहने के दौरान उन घटनाओं को करने में उनका भी कुछ हाथ था जिनसे यह दुखद घटना हुई। आप देखेंगे कि नावों की ये लाइन बेलफास्ट, डबलिन और वाटरफोर्ड में रुकती है। इसलिए ये मानना कि ब्राउनर ने काम किया है और वह तुरंत अपने स्टीमर में डे पर चढ़ गया है, बेलफास्ट वह पहली जगह होगी जहां वह अपना भयानक पोस्ट कर सकता है। इस स्टेज पर एक दूसरा सॉल्यूशन साफ तौर पर मुमकिन था और हालांकि मुझे लगा कि बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने आगे बढ़ने से पहले इसे साफ करने का पक्का इरादा कर लिया था। एक नाकाम लवर ने मिस्टर और मिसेस ब्राउनर को मार दिया होगा और मेल कानपति का हो सकता है। इस थ्योरी पर कई गंभीर एतराज थे, लेकिन यह सोचा जा सकता था। इसलिए मैंने लिवरपूल फोर्स के अपने दोस्त एल्गर को एक टेलीग्राम भेजा और उससे पूछा कि पता करे कि मिसेस ब्राउनर घर पर है या नहीं और क्या ब्राउनर मे डे में निकल गए थे। फिर हम मिस सारा से मिलने वॉलिंगटन गए। मैं तो सबसे पहले ये जानने को उत्सुक था कि परिवार की बात पर उनका कितना गहरा असर हुआ है। तब बेशक वे हमें बहुत जानकारी दे सकती थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वे ऐसा करेंगी। उसने जरूर एक दिन पहले इस मामले के बारे में सुना होगा, क्योंकि पूरा क्राइडन इससे गूंज रहा था और सिर्फ वही समझ सकती थी कि पैकेट किसके लिए है। अगर वह इंसाफ में मदद करने को तैयार होती तो शायद उसने पहले ही पुलिस से बात कर ली होती। हालांकि उसे मिलना हमारा फर्ज था, इसलिए हम गए। हमने पाया कि पैकेट की खबर आने पर, क्योंकि उसकी बीमारी उसी समय हो रही थी, का उस पर इतना असर हुआ कि उसे दिमागी बुखार आ गया। ये पहले से कहीं ज्यादा साफ था कि वह इसका पूरा मतलब समझती थी, लेकिन यह भी उतना ही साफ था कि हमें उससे किसी भी मदद के लिए कुछ समय इंतजार करना होगा। लेकिन हम असल में उसकी मदद से आजाद थे। हमारा टेलीग्राफ पुलिस स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहा था, जहां मैंने एल्गर को उन्हें भेजने का ऑर्डर किया था। इससे ज्यादा पक्की बात और कुछ नहीं हो सकती थी। मिसेस ब्राउनर का घर 3 दिन से ज्यादा समय से बंद था और पड़ोसियों का मानना था कि वे अपने रिश्तेदारों से मिलने दक्षिण गई हैं। शिपिंग ऑफिस से पता चला था कि ब्राउनर मे डे के जहाज पर सवार होकर चला गया था और मेरा अंदाजा है कि वह कल रात थेम्स में होगा। जब वे पहुंचेंगे तो उनसे लेस्ट्रेड नाम का बेवकूफ लेकिन पक्के इरादे वाला आदमी मिलेगा और मुझे कोई शक नहीं है कि हमारी सारी डिटेल्स पूरी हो जाएंगी। शेरलॉक होम्स अपनी उम्मीदों से निराश नहीं हुआ। 2 दिन बाद उसे एक भारी भरकम लिफाफा मिला जिसमें जासूस का एक छोटा सा नोट और एक टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट था जो कई पन्नों का था। होम्स ने मेरी तरफ देखते हुए कहा,
लेस्ट्रेड ने उसे ठीक कर दिया है। शायद आपको ये सुनने में दिलचस्पी होगी कि वह क्या कहता है। मेरे प्यारे मिस्टर होम्स, अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए हमने जो स्कीम बनाई थी उसके हिसाब से वॉटसन, हम तो ठीक है ना? मैं कल शाम 6 बजे एल्बर्ट डॉक गया और लिवरपूल, डबलिन और लंदन स्टीम पैकेट कंपनी की एसएस मे डे पर चढ़ा। पूछने पर मुझे पता चला कि जहाज पर जेम्स ब्राउनर नाम का एक स्टूवर्ड था और उसने सफर के दौरान इतने अजीब तरीके से काम किया था कि कैप्टन को उसे उसकी ड्यूटी से हटाना पड़ा। अपनी बर्थ पर उतरने पर मैंने उसे एक संदूक पर बैठा पाया। उसका सिर हाथों में टिका हुआ था और वह खुद को आगे पीछे हिला रहा था। एक बड़ा ताकतवर आदमी, क्लीन शेव्ड और बहुत सांवला, कुछ एलिड्रिस जैसा, जिसने नकली लॉन्ड्री वाले मकान में हमारी मदद की थी। जब उसने मेरी बात सुनी तो वह उछल पड़ा और मैंने कुछ रिवर पुलिस वालों को बुलाने के लिए सीटी बजाई जो कोने में थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका दिल वहां नहीं था और उसने डाबीज के लिए चुपचाप अपने हाथ बढ़ा दिए। हमें उसे सेल और उसके बॉक्स तक ले गए क्योंकि हमें लगा कि कुछ पक्का सबूत वहां हो सकता है। लेकिन एक बड़े तेज चाकू के अलावा, जैसा कि ज्यादातर नाविकों के पास होता है, हमें अपनी परेशानी के लिए कुछ नहीं मिला। हालांकि हमें लगता है कि हमें और सबूत की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि स्टेशन पर इंस्पेक्टर के सामने पेश होने पर उसने बयान देने की इजाजत मांगी, जिसे जाहिर है हमारे शॉर्ट हैंड आदमी ने ठीक वैसे ही लिख दिया जैसा उसने दिया था। हमारे पास 3 कॉपी टाइप की हुई थी, जिनमें से मैं एक साथ में दे रहा हूँ। ये मामला, जैसा कि मैंने हमेशा सोचा था, बहुत आसान साबित हुआ। लेकिन मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में मेरी मदद के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सादर, आपका सच्चा, जी लेस्ट्रेड। इन्वेस्टिगेशन सच में बहुत आसान थी, होम्स ने कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब उन्होंने पहली बार हमें बुलाया था तो उन्हें ये बात अच्छी लगी होगी। लेकिन देखते हैं कि जिम ब्राउनर खुद को क्या कहते हैं। यह उनका बयान है जो उन्होंने शैडवेल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर मॉन्टगोमरी को दिया था, और इसका फायदा यह है कि ये शब्द शब्द सही है। क्या मुझे कुछ कहना है? हाँ, मुझे एक बात कहनी है। मुझे इस बारे में सब कुछ साफ साफ बताना है। तुम मुझे फांसी दे सकते हो या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। मैं तुमसे कहता हूं कि जब से मैंने ये किया है, मैंने नींद की एक आंख बंद नहीं की, और मुझे नहीं लगता कि जब तक मैं पूरी तरह जाग नहीं जाता मैं फिर कभी बंद करूंगा। कभी कभी ये उसका चेहरा होता है, लेकिन ज्यादातर ये उसका नहीं होता है। मेरे सामने कभी भी एक या दूसरे के बिना नहीं रहता। वह भौहें चढ़ाए और काला सा दिखता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक तरह की हैरानी है। हाँ, सफेद मेमना। वह शायद तब हैरान हो जाएगी जब वह उसके चेहरे पर मौत दिखेगी, जिसने पहले कभी प्यार के अलावा कुछ नहीं देखा था। लेकिन ये सारा की गलती थी, और एक टूटे हुए आदमी का श्राप उस पर दाग लगा दे और उसकी नसों में खून सड़ने लगे। ऐसा नहीं है कि मैं खुद को पाक साफ कहता हूं। मुझे पता है कि मैं फिर से पीने लगा, उस जानवर की तरह जो मैं था। लेकिन उसने मुझे माफ कर दिया होता। अगर वह औरत कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आई होती तो वह मुझसे रस्सी की तरह नहीं चिपकती, क्योंकि सारा कुशिंग मुझसे प्यार करती थी। यही इस मामले की जड़ है। वह मुझसे तब से प्यार करती थी जब तक उसका प्यार जहरीली नफरत में नहीं बदल गया। तब उसे पता चला कि मैं अपनी पत्नी के कीचड़ में पैरों के निशान के बारे में उसके पूरे शरीर और आत्मा से ज्यादा सोचता हूँ। कुल मिलाकर 3 बहनें थी। बड़ी वाली तो बस एक अच्छी औरत थी, दूसरी शैतान थी, और तीसरी एक परी थी। जब मैंने शादी की तो सारा 33 साल की थी और मैरी 29 साल की थी। जब हमने साथ में घर बसाया तो हम दिन भर खुश रहते थे, और पूरे लिवरपूल में मेरी मैरी से बेहतर कोई औरत नहीं थी। और फिर हमने सारा को 1 हफ्ते के लिए बुलाया, और वह 1 हफ्ता 1 महीने में बदल गया, और एक के बाद एक चीजें होती गई। उस समय मैं ब्लू रिबन था और हम थोड़ा पैसा बचा रहे थे, और सब कुछ नए डॉलर की तरह चमक रहा था। कि भगवान, किसने सोचा था कि ये इस हद तक हो सकता है? किसने इसका सपना देखा होगा? मैं अक्सर वीकेंड पर घर रहता था, और कभी कभी अगर जहाज कार्गो के लिए रुक जाता था तो एक बार में मेरे पास पूरा 1 हफ्ता होता था, और इस तरह मैं सारा से मिलता। वह एक अच्छी लंबी औरत थी, काली, तेज और गुस्सैल। उसका सर गर्व से हिलता था और उसकी आंखों से चमक चमक पत्थर की चिंगारी जैसी थी। लेकिन जब छोटी मैरी वहां होती थी तो मुझे उसके बारे में कभी कुछ लगता ही नहीं था, और मैं कसम खाता हूँ, मुझे भगवान की दया की उम्मीद है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि उसे मेरे साथ अकेले रहना पसंद है, या वह मुझे अपने साथ रहने के लिए मनाती है। लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। लेकिन एक शाम मेरी आंख खुल गई।
मैं जहाज से ऊपर आया और देखा कि मेरी पत्नी बाहर है, लेकिन सारा घर पर है। मैरी कहाँ है? मैंने पूछा। ओह, वे कुछ अकाउंट्स भरने गई है। मैं बेसब्र हो गया और कमरे में इधर उधर टहलने लगा। क्या तुम मैरी के बिना 5 मिनट भी खुश नहीं रह सकते जिम? उसने कहा। ये मेरे लिए बुरी तारीफ है कि तुम इतने कम समय के लिए मेरे साथ खुश नहीं रह सकते। कोई बात नहीं मेरी प्यारी लड़की, मैंने प्यार से उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन उसने एक पल में अपना हाथ दोनों हाथों में ले लिया और वैसे जलने लगी कि जैसे उन्हें बुखार हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और मैंने सब वहीं कुछ पढ़ लिया। उसे बोलने की कुछ जरूरत नहीं थी, ना ही मुझे। मैंने मुंह बनाया और अपना हाथ हटा लिया। फिर वह कुछ देर चुपचाप मेरे पास खड़ी रही और फिर हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे पर थपथपाया। शांत हो जाओ जिम, उसने कहा, और एक तरह की मजाकिया हंसी के साथ मैं कमरे से भाग गई। खैर, उस समय से सारा मुझसे पूरे दिल और जान से नफरत करने लगी थी, और वह एक ऐसी औरत थी जो नफरत कर सकती थी। मैं बेवकूफ था, मैंने उसे हमारे साथ रहने दिया, एक दीवाना बेवकूफ। लेकिन मैंने मैरी से एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि इससे उसे दुख होगा। चीजें पहले की तरह ही चलती रहीं, लेकिन कुछ समय बाद मुझे लगने लगा कि मैरी में भी थोड़ा बदलाव आया है। वह हमेशा इतनी मासूम, इतनी भरोसेमंद रही थी, लेकिन अब वह अजीब सी बातें करने लगी थी और शक करने लगी थी। जानना चाहती थी कि मैं कहाँ था और क्या कर रहा था, और मेरे खत किसके थे, और मेरी जेब में क्या था, और ऐसी हजार बेवकूफियां। दिन ब दिन वह और अजीब और चिड़चिड़ी होती गई और हमारे बीच बिना वजह झगड़े होने लगे। मैं इस सबसे काफी हैरान था। सारा अब मुझसे दूर रहती थी, लेकिन वह और मैरी बस एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। अब मैं देख सकता हूं कि वह कैसे साजिश रच रही थी और मेरी पत्नी के मन में मेरे खिलाफ जहर भर रही थी। लेकिन मैं इतना अंधा था कि उस समय मैं समझ नहीं पाया। फिर मैंने अपना नीला रिबन तोड़ दिया और फिर से शराब पीनी शुरू कर दी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैरी पहले जैसी ही होती तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसके पास मुझसे नफरत करने की कोई वजह थी और हमारे बीच की दूरी और बढ़ने लगी। और फिर इस एलेक फेयरबर्न के बीच में आने से चीजें 1000 गुना ज्यादा बुरी हो गई। वह पहले सारा से मिलने मेरे घर आया था, लेकिन जल्द ही वह हमसे मिलने आ गया। उसे जीतने की आदत थी और वह जहां भी जाता था दोस्त बना लेता था। वह एक डैशिंग अकड़ू लड़का था, स्मार्ट और घुंघराले बालों वाला, जिसने आधी दुनिया देखी थी और जो कुछ भी देखा था उसके बारे में बात कर सकता था। वह अच्छी संगति का था, मैं इसे इंकार नहीं करूंगा, और एक नाविक के तौर पर उसके व्यवहार बहुत अच्छे और विनम्र थे। 1 महीने तक वह मेरे घर आता जाता रहा और एक बार भी मेरे मन में ख्याल नहीं आया कि उसके नरम चालाक तरीकों से कोई नुकसान हो सकता है। और फिर आखिरकार किसी चीज ने मुझे शक में डाल दिया और उस दिन से मेरी शांति हमेशा के लिए चली गई। ये भी एक छोटी सी बात थी। मैं बिना बताए पार्लर में आ गया था और जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर गया, मैंने अपनी पत्नी के चेहरे पर स्वागत की चमक देखी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वह कौन है, वह चमक फीकी पड़ गई और वह निराशा से मुंह फेर कर चली गई, जैसे कि वह मुझे नहीं किसी और को चाह रही थी। मेरे लिए इतना ही काफी था। एलेक फेयरबर्न के अलावा कोई नहीं था जिसके कदम को वह मेरी चाल समझ सकती थी। अगर मैं उसे देख पाता तो उसे मार डालता, क्योंकि जब मेरा गुस्सा भड़कता है तो मैं हमेशा पागल जैसा हो जाता हूँ। मैरी ने मेरी आंखों में शैतानी चमक देखी और वह मेरी आस्तीन पर हाथ रखकर आगे बढ़ी। मत करो जिम, मत करो, उसने कहा। सारा कहाँ है? मैंने पूछा। किचन में, उसने कहा। सारा? मैंने अंदर जाते हुए कहा। यह आदमी फेयरबर्न अब कभी मेरे दरवाजे पर नहीं आएगा। क्यों नहीं? उसने कहा। क्योंकि मैं कह रहा हूं। ओह, उसने कहा। अगर मेरे दोस्त इस घर के लिए अच्छे नहीं हैं तो मैं भी इस घर के लिए अच्छी नहीं हूं। तुम जो चाहो कर सकती हो, मैंने कहा। लेकिन अगर फेयरबर्न फिर से यहाँ आया तो मैं यादगार के तौर पर उसका एक कान तुम्हें भेज दूंगा। मुझे लगता है कि वह मेरे चेहरे को देखकर डर गई थी, क्योंकि उसने एक शब्द का जवाब नहीं दिया और उसी शाम वह मेरे घर से चली गई। खैर, अब मुझे नहीं पता कि ये उस औरत की तरफ से पूरी शैतानी थी या उसे लगा कि वह मेरी पत्नी को गलत काम करने के लिए उकसाकर मुझे उसके खिलाफ कर सकती है। उसने बस 2 गली दूर एक घर ले लिया और नाविकों को रहने के लिए जगह दे दी। फेयरबर्न वहीं रहता था और मैरी अपनी बहन और उसके साथ चाय पीने जाती थी। वह कितनी बार जाती थी मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन मैंने उसका पीछा किया और जैसे ही मैं दरवाजा तोड़कर अंदर गया, फेयरबर्न पीछे के बगीचे की दीवार फांद कर भाग गया, जैसे वो कोई डरपोक बदमाश हो। मैंने अपनी पत्नी से कसम खाई कि अगर वह दोबारा उसके साथ मिली तो मैं उसे मार डालूंगा, और मैं उसे अपने साथ लेकर वापस आ गया।
वह सिसक रही थी और कांप रही थी और कागज के टुकड़े की तरह सफेद हो गई थी। अब हमारे बीच प्यार का कोई निशान नहीं था। मैं देख सकता था कि वह मुझसे नफरत करती थी और मुझसे डरती थी, और जब ये सोचकर मैं शराब पीने लगा तो वह मुझसे और भी नफरत करने लगी। खैर, सारा को पता चला कि वह लिवरपूल में गुजारा नहीं कर सकती, इसलिए वह, जैसा कि मैं समझता हूँ, क्राइडन में अपनी बहन के साथ रहने वापस चली गई और घर पर सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। और फिर ये पिछला हफ्ता आया और सारी मुसीबतें और बर्बादी भी। ये इस तरह हुआ। हम मे डे पर 7 दिनों की राउंड जर्नी पर गए थे, लेकिन एक हॉगशेड ढीला हो गया और हमारी एक फ्लैट में आग लग गई, जिससे हमें 12 घंटे के लिए पोर्ट पर वापस जाना पड़ा। मैं जहाज से उतरा और घर आया, ये सोचते हुए कि मेरी पत्नी मेरे लिए कितनी सरप्राइज होगी, और उम्मीद कर रहा था कि शायद वह मुझे इतनी जल्दी देखकर खुश होगी। ये ख्याल मेरे दिमाग में था जब मैं अपनी गली में मुड़ा और उसी पल एक कैब मेरे पास से गुजरी और वह वहां थी, फेयरबर्न के किनारे बैठी। दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं फुटपाथ से उन्हें देख सकता था। मैं तुम्हें बताता हूँ और मैं तुम्हें अपनी बात कहता हूँ कि उस पल से मैं अपना मालिक नहीं रहा, और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये सब एक धुंधले सपने जैसा लगता है। मैंने हाल ही में बहुत ज्यादा शराब पी थी और इन दोनों चीजों ने मिलकर मेरे दिमाग को काफी घुमा दिया। अब मेरे दिमाग में कुछ धड़क रहा है, जैसा डॉक्टर ने कहा, उनका हथौड़ा। लेकिन उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कानों में नियाग्रा की सारी आवाजें गूंज रही हों। खैर, मैं भागा और कैब के पीछे भागा। मेरे हाथ में एक भारी ओक की लकड़ी थी और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे पहले ही गुस्सा आ गया था, लेकिन जैसे जैसे मैं भागा मैं चालाक भी हो गया और बिना किसी को दिखे उन्हें देखने के लिए थोड़ा पीछे हट गया। वे जल्द ही रेलवे स्टेशन पर रुके। बुकिंग ऑफिस के आसपास अच्छी भीड़ थी, इसलिए मैं बिना किसी को दिखे उनके काफी करीब पहुंच गया। उन्होंने न्यू ब्राइटन के लिए टिकट लिया, मैंने भी लिया, लेकिन मैं उनके पीछे 3 डिब्बों में बैठ गया। जब हम वहां पहुंचे तो वे परेड के साथ साथ चल रहे थे और मैं उनके कभी भी 100 गज से ज्यादा दूर नहीं था। आखिर में मैंने उन्हें एक नाव किराए पर लेते और नाव चलाने के लिए निकलते देखा, क्योंकि दिन बहुत गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरे हाथों में दे दिया गया हो। थोड़ी धुंध थी और कुछ 100 गज से ज्यादा दूर नहीं दिख रहा था। मैंने अपने लिए एक नाव किराए पर ली और मैं उनके पीछे हो गया। मैं उनकी नाव का धुंधलापन देख सकता था, लेकिन वे लगभग उतनी ही तेजी से जा रहे थे जितनी मैं, और जब तक मैं उन्हें पकड़ता वे किनारे से 1 मील दूर रहे होंगे। धुंध हमारे चारों ओर एक पर्दे की तरह थी और हम तीनों उसके बीच में थे। हे भगवान, क्या मैं उनके चेहरे कभी भूल पाऊंगा जब उन्होंने देखा कि नाव में कौन है जो उन पर भारी पड़ रहा है। वह चिल्लाई। वह पागलों की तरह गालियां दे रहा था और मुझ पर चप्पू से वार कर रहा था, क्योंकि उसने मेरी आंखों में मौत देखी होगी। मैं उससे आगे निकल गया और अपनी छड़ी से एक को मार गिराया, जिससे उसका सिर अंडे की तरह कुचल गया। शायद मैं अपने सारे पागलपन के बावजूद उसे छोड़ देता, लेकिन उसने उसे अपनी बाहें दी, उसे पुकारते हुए, और उसे एलेक कहकर पुकारा। मैंने फिर से वार किया और वह उसके बगल में लेट गई। मैं तब एक जंगली जानवर था जिसने खून चख लिया था। अगर सारा वहां होती, भगवान की कसम, तो मैं भी उसके साथ वही करता जो इनके साथ किया। मैंने अपना चाकू निकाला और बस हो गया। मैंने बहुत कुछ कह दिया है। जब मैंने सोचा कि सारा को कैसा लगेगा जब उसे इस बात के ऐसे संकेत मिलेंगे कि उसकी दखल अंदाजी से क्या हुआ है, तो मुझे एक तरह की जंगली खुशी हुई। फिर मैंने लाशों को नाव में बांधा, एक तख्ता लगाया और तब तक खड़ा रहा जब तक वे डूब नहीं गई। मुझे अच्छी तरह पता है कि मालिक क्या सोचेंगे, कि धुंध में उनका दिमाग भटक गया होगा और वे समुद्र में बह गए होंगे। मैंने खुद को साफ किया, जमीन पर वापस आया और बिना किसी को शक किए अपने जहाज पर सवार हो गया। उस रात मैंने सारा कुशिंग के लिए पैकेट बनाया और अगले दिन मैंने उसे बेलफास्ट से भेज दिया। ये रही पूरी सच्चाई। आप मुझे फांसी दे सकते हैं या मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे वैसी सजा नहीं दे सकते जैसी मुझे पहले ही मिल चुकी है। मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन 2 चेहरों को मुझे घूरते हुए देख रहा हूं। मुझे वैसे ही घूर रहे हैं जैसे वे तब घूर रहे थे जब मेरी नाव धुंध से निकल कर आई थी। मैंने उन्हें जल्दी मार दिया, लेकिन वे मुझे धीरे धीरे मार रहे हैं। और अगर मुझे एक और रात ऐसी ही मिली तो मैं सुबह होने से पहले या तो पागल हो जाऊंगा या मर जाऊंगा। आप मुझे अकेले सेल में नहीं डालेंगे ना सर? दया के लिए ऐसा मत करना, और तुम्हारी तकलीफ के दिन तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो जैसा अभी मेरे साथ हो रहा है। इसका क्या मतलब है वॉटसन?
होम्स ने कागज नीचे रखते हुए गंभीरता से कहा, दुख, हिंसा और डर के इस घेरे से क्या मकसद पूरा होता है? इसका कोई ना कोई मकसद जरूर पूरा होगा, वरना हमारी दुनिया किस्मत से चलती रहेगी, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन क्या मकसद? ये एक बहुत बड़ी, हमेशा रहने वाली समस्या है, जिसका जवाब इंसानी समझ के पास पहले से कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों, हमारी आज की मुलाकात को इस कहानी के साथ अब समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी, और जल्द ही आपके लिए एक नया रहस्य भरा, रोमांच भरा कहानी का तोहफा लेकर फिर हाजिर होंगी। आप सुन रहे हैं बातचीत एंड शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी।